कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग सीडीपी की कक्षा में हैं, जो सीटेट और बिहार प्रधानाचार्य एवं अन्य कई परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि बच्चों के विकास के स्वरूप क्या है और किस रूप में बच्चों का वृद्धि और विकास होता है। पिछले दिन जो आपके पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पहला जो अध्याय था वो वृद्धि और विकास का अध्याय था, और वृद्धि और विकास की कड़ी में जो आपने पढ़ा था उसकी मैं थोड़ी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। ग्रोथ, सबसे पहले आपने ग्रोथ का अध्ययन किया था कि ग्रोथ में क्या होता है कि जब शरीर की संरचना में बदलाव आते हैं या उसका आकार बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ के रूप में देखते हैं, जो बाहरी स्वरूप का होता है। और वृद्धि ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है, हमारी लंबाई चौड़ाई 20 साल के आसपास जाकर रुक जाती है। और यह भी ध्यान रखें कि वृद्धि कभी क्रम के अनुसार नहीं होता है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। और यह भी ध्यान रखिए कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे वेट का हम लंबाई को भी माप सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सब ऐसे कुछ बिंदु हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु जब ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। तो ये सब ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको ध्यान रखिए। हमारी जानकारी के अनुसार पिछले बार भी आपको मैंने कहा कि वृद्धि का संबंध हमारे सेल से, इसलिए कोशिका हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका से ही, चूंकि शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा होता है और कोशिका के निर्माण में सेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारी जो ये पूरी सिस्टम है शारीरिक विज्ञान, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से पूरा शरीर बनता है। याद रखिएगा कि सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। छात्रों, वृद्धि के साथ साथ हमने विकास को देखा। विकास की परिभाषा क्या है? जब शरीर में वृद्धि के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। और इसके स्वरूप यह आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। उदाहरण मस्तिष्क, भाषा ज्ञान। ऐसे मस्तिष्क की जो यूनिट है न्यूरॉन्स, नर्व सेल सबसे लंबी कोशिका है। और न्यूरॉन्स, ये जो न्यूरॉन्स है, जानकारी में दे दूं कि सबसे कम यदि रिजुविनेशन की क्षमता किसी में होती है तो ये नर्व सेल में ही होती है, और सबसे अधिक रिजुविनेशन की जो क्षमता होती है वो लीवर में होती है। ठीक है, मिनिमम रिजुविनेशन पावर होती है नर्व सेल में और मैक्सिमम होती है लीवर में, जो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। मैक्सिमम किसमें होती है? जो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसको भी ध्यान में करके रखिए, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। इसी क्रम में हम लोग इस बात की भी चर्चा की है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। 90 साल की अवस्था में भी लोग भाषा ज्ञान सीखते हैं, सब्जेक्ट सीखते हैं, अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, और इसका एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। समाज के साथ जब आप इंटर मिक्सिंग करेंगे तो सामाजिक विकास होगा। मानसिक विकास में आप जितना एब्जॉर्ब करेंगे अपने वातावरण को, अपने पुस्तक को,
उतना आप डेवलप कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि आपको इन सब बिंदुओं पर जितना आप ध्यान देंगे उतना आपका डेवलपमेंट सुनिश्चित है। इसी क्रम में विकास का जैसे वृद्धि का मापन हम लोग करते हैं लंबाई और भार का, उस तरह से इसका मापन नहीं होता है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर पाते, केवल हम मानसिक विकास को ही देख पाते हैं, मापन कर पाते हैं। बुद्धि लब्धांक सिद्धांत है जिसकी आईक्यू के आधार पे हम ये बताते हैं कि किसका आईक्यू बेहतर है नहीं है, तो इसका मापन होता है। और जैसे वृद्धि परिमाणात्मक है, लेकिन यह परिमाणात्मक नहीं, ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास और सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास काफी अधिक होता है। एक ईरा सिंदल का मैंने IST छोटी सी है, मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था प्रीवियस क्लास में, तो ध्यान रखिए। इसी तरह से परिपक्वता है, मैच्योरिटी, आनुवांशिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है वो मैच्योरिटी कहते हैं। हालांकि यह हेरिडिटी से भी रिलेटेड होता है। बड़े होने पर कई बार स्वयं के स्तर से भी मैच्योरिटी आती है, बच्चों में थोड़ी कम होती है। विकास के बहुआयामी आयाम होते हैं जैसा कि जानकारी में दिया, और इसी बहुआयामी आयाम में एक है शारीरिक विकास, दूसरा है गत्यात्मक विकास। और गत्यात्मक विकास में, जिसको गामक विकास कहते हैं, चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। दो भागों में बटा हुआ है, एक फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में मसल्स का उपयोग हम कम करते हैं। ये सारे चित्र, जैसे राइटिंग, चित्रकारी कर रहा है कोई बच्चा, कोई कटिंग कर रहा है, इसमें मसल्स का उपयोग कम है, जिसको हम लोग फाइन मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें मसल्स का उपयोग अधिक है, जैसे स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, तो उसमें इसका उपयोग, मसल्स का उपयोग हम लोग अधिक करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। हमारी आज की कक्षा क्लास 2 बाल विकास से संबंधित है, बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित है। बाल विकास तो वो भी जो अभी देखा, ये जो बाल विकास का सिद्धांत है, इसके कई सिद्धांत हैं। उनमें एक है सबसे पहला समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार ही, अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। मानव का बच्चा 6 फीट का ही होगा, हाथी 12 फीट का होगा। मानव का बच्चा एवरेज 60 किलो का होगा, हाथी का वजन 60 किलोग्राम भी होते हैं। तो स्वाभाविक है कि 60 किलोग्राम नहीं, 600 किलोग्राम भी हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि सब अपने अपने प्रतिमान के अनुसार ही डेवलपमेंट करते हैं। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत में आपने क्या देखा कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। मच्छर का विकास, मनुष्य का विकास, हाथी का विकास, सबका अलग अलग। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, याद रखिएगा। विकास की जो दिशा है, यह दिशा का सिद्धांत है, सिर से पैर की तरफ चलती है। और जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, तरफ होती है, तो उसे हम लोग सेफेलोकॉडल कहते हैं, या मस्का धूमकी भी कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ये आपकी विकास की ये के दिशा ये है, इसको ध्यान रखिए, इस चित्र को ध्यान रखिए। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं समान प्रतिमान में मनुष्य का चित्र है बच्चा का, ये हाथी का चित्र है। तो विकास सिर से पैर की तरफ चलती है, और विकास की दिशा सिर के पैर की तरफ जब चलती है तो उसको मस्का धूमकी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब व्यक्ति के विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है, जैसे ये देखा, मध्य से शुरू होता है, तो मध्य से शुरू होता है और बाहर की तरफ होता है, तो यह समीप दुर्भिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है और विकास की एक दिशा होती है।
सामान्यतः यह सिर से पैर की तरफ चलती है, जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तीसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी बताया भी था, केवल इसकी मंद और तेज होती है। गति क्या होती है? मंद और तेज होती है। यह मां के गर्भ से, मैंने वहां से जो बीजारोपण होता है और अंतिम समय तक, ठीक है, वहां तक यह निरंतरता का सिद्धांत के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो ध्यान में रखने की चीज है। तो पहला आपने पढ़ा कि विकास का सिद्धांत क्या है। तो विकास का सिद्धांत है कि पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ध्यान रखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत में क्या है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान को स्थापित करता है, मानव और हाथी। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत है। और तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत गर्भ से लेकर, मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर चलती है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। ऐसा नहीं कि बच्चा सीधे दौड़ जाएगा। तो सामान्य क्या है? उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ठीक है कि नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चे की, कैसे बैठा, कैसे उठा, कैसे चला, धीरे धीरे करके चला, दौड़ा, ठीक है कि नहीं, फिर वो 100 मीटर का रेस जीतता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, जिसे ध्यान में करके रखना चाहिए। इसके अलावा पांचवा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पांचवा क्या है? पूर्वानुमान का सिद्धांत है विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस दिशा में ज्यादा है। तो ये एक पूर्वानुमान का सिद्धांत भी है, जिसको ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसकी व्याख्या दे रहा हूं, उसको उसी रूप में ध्यान रखने की प्रयास करेंगे। और छठा है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। जब किसी एक काम को करते हैं, ठीक है, एक काम को करना ही उसके एकीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि बच्चों में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं, कई चीजों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये विकास की अवस्था, विकास के जो प्रतिमान है, उस रूप में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सातवां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यह भी ध्यान रखिए, हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ही बढ़ता है। किसी में विकास तेज होती, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, किसी में विकास तेज होती है तो किसी में कम होती है। कोई 99%, 100% नंबर भी लाता है। अब तो मैं देखता हूं कि बोर्ड वगैरह में, क्लास 12th वगैरह 100% नंबर आते हैं कई लोगों को, और कई लोगों को 70% भी आता है, 50% भी आता है। तो यही जो डिफ्रेंसिएशन है, ये डिफ्रेंसिएशन व्यक्तिगत भिन्नता को दिखलाता है। और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कुछ जेनेटिक, कुछ इन्वायरमेंटल, कुछ खान पान, कुछ निद्रा, इन सब के अनुसार उसकी जो ये विकास की गति है। कुछ मैंने पहले ही कहा कि इन्वायरमेंटल, किसी में सामाजिक विकास बहुत अच्छे होते हैं इन्वायरमेंटल, लेकिन किसी को ऐसे क्षेत्र में छोड़ दीजिए, निर्जन क्षेत्र में, तो उसका सामाजिक विकास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गांव में छोड़ दीजिएगा तो सामाजिक विकास स्वयं हो जाएंगे। तो ये बच्चों में इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। अभी मैंने कहा भी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से ये डिफरेंसेज होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, और ये बात हर बच्चों में होती है। कोई भी दो बच्चा समान प्रकृति का नहीं हो सकता है। उसकी अभिरुचि अलग होगी, उसकी मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग होंगे, उसके इंटेलिजेंसिया अलग होंगे, उसमें वर्क करने की क्षमता अलग अलग होगी। तो ये आपका है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि विकास कभी रेखीय नहीं होता, विकास कभी रेखीय नहीं होता है, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज हो सकती है। लीनियर का मतलब होता है कि गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है। यही इसी सिद्धांत को हम कहते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। फिर आता है 9वां सिद्धांत और वो है अंतर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। अंतर विकास का सिद्धांत जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो अंतर संबंधित, ये क्या है, इंटर रिलेटेड, परस्पर निर्भर है, इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित, परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये अंतर संबंधित जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर संबंधित, अंतर संबंधित, ठीक है। तो ये 9 सिद्धांत, ठीक है। तो इस 9 सिद्धांत के आधार पर हम इसे देखने का इसे देखने का प्रयास करते हैं। किसको? तो विकास के सिद्धांत को हम लोग देखने का मूल रूप से प्रयास करते हैं, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नता भी पाई जाती है। तो यह भी आप लिख सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में, नोट में, विकास की प्रक्रिया में, लास्ट पॉइंट में, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नता भी पाई जाती है, सांस्कृतिक विभिन्नता भी पाई जाती है। तो इस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि अनिरंतरता, विकास के प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, उसे अनिरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये बातें लिख सकते हैं नोट्स में। नोट्स नंबर 2, विकास की प्रक्रिया के दौरान, विकास की प्रक्रिया के दौरान, लिख लीजिए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके, उभरने वाले नए तरीके जो विश्व को समझने में, जो विश्व को समझने में सहायता देती है, जो विश्व को समझने में सहायता देती है, वह विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत है। तो लास्ट सिद्धांत क्या है? अनिरंतरता का सिद्धांत, अनिरंतरता का सिद्धांत। तो यह निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि ये विकास की प्रक्रिया के दौरान जो नए तरीके उभरते हैं और जिससे कि विश्व को समझने में मदद मिलती है, ठीक है, तो उसे हम अनिरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गांव में रहे, लेकिन उनकी दृष्टिकोण सामुदायिक रही, छोटे स्तर पर रही, लेकिन धीरे धीरे आजकल तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईटी का एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। आज का बच्चा गांव में भी है तो ग्लोबल हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो विश्व से, विश्व के परिवेश से, विश्व के सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर पक्ष से वो क्या होता है, प्रभावित हो जाती है। और इसे हम निरंतरता नहीं कहेंगे, इसे हम अनिरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, जो विकास के नए उपागम को स्पष्ट करता है। तो आशा करता हूं कि मर्क लुहान के जो आईटी के कॉन्सेप्ट थे, आईटी क्रांति, जिसको ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी गई, उस दृष्टि के आधार पर हम अनिरंतरता को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। विकास के सिद्धांत की जो आज मेरी कक्षा थी वो यहीं तक थी, और मैं आशा करता हूं कि ये जो 10 विकास की जो अवस्था है, जिसमें समान प्रतिमान के सिद्धांत से पहला से शुरू होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत है जो मस्तिष्क से आरंभ होती है, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की ओर, पूर्वानुमान का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत, इस एकीकरण में शारीरिक और मानसिक दोनों है। इस एकीकरण में शारीरिक और एवं मानसिक एकीकरण दोनों है, इसीलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। और फिर व्यक्तिगत भिन्नता जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ है। और वर्तुलाकार बनाम रेखीय तो रेखीय नहीं हो सकता है, कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, कभी मंद और कभी धीमी हो सकती है। अंतर संबंधित सिद्धांत जिसमें सभी फैक्टर्स मिलता है, अंतर संबंधित होता है। और लास्ट में जो मैंने कहा कि ऐसा नया दिशा जिससे कि विश्व को समझने में मदद मिलती है विकास के क्रम में, उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीडीपी के इस अवधारणात्मक कक्षा जो अभी तक अवधारणा पर आधारित है, थोड़ी सी जो पॉइंट्स है उसको याद करके रखेंगे। फिर जब क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।